नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ PSCAG फिफ्थ सेमेस्टर का रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का पार्ट 2, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफेड फार्मिंग यानी वर्षा आधारित खेती की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो विशेषताओं में जनरेशन एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल यानी अनिश्चित और सीमित वार्षिक वर्षा। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में वर्षा अनिश्चित एवं सीमित होती है और वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं होता है, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन कम होता है। वर्षा में अधिक समय का अंतराल होने एवं वर्षा का जल्दी रुक जाना, इस प्रकार की समस्या वर्षा आधारित खेती की प्रमुख विशेषता है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा जो है वो कभी कभी जल्दी होती है और कभी देर में होती है, कभी कभी वर्षा ज़्यादा हो रही तो कभी कम हो रही है। ऐसे स्थानों पर जो है फसल का उत्पादन कम होता है और वहाँ पर बाढ़ की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव क्लाइमेट क्राइसिस यानी व्यापक जलवायु संकट। इसका मतलब यह है कि शुष्क खेती में वर्षा का वितरण समान, शुष्क जो खेती होती है वहाँ पर वर्षा का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है या फिर बंटवारा है वो समान नहीं होता है, जिससे वर्षा अधिक होने के बाद बाढ़ आ जाती है। कभी कभी यहाँ वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, तथा बाकी समय में वर्षा के ना होने से क्रॉप की जड़ों को पाला का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की क्लाइमेट हैजर्ड के फलस्वरूप क्रॉप पूर्णतः नष्ट हो जाती है। मतलब इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो जलवायु जोखिम के फलस्वरूप जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। नंबर 3 है नंबर थर्ड है अंडुलेटिंग सॉइल सरफेस यानी लहरदार मिट्टी सतह। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ कलेक्टेड सॉइल का इरिगेशन अधिक होने लगता है, यानी भूमि का कटाव जो है वो अधिक होता है। भूमि कटाव अधिक होने के कारण सरफेस अनफर्टाइल यानी कम उर्वरता वाली हो जाती है। ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में जो है वो औजारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और ऐसे एरिया में औजारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और सीड बेड में पानी जमा हो जाता है यानी जल क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, जिससे वर्किंग कंडीशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ के भूमि के कण उड़कर हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं, जिससे भूमि कटाव होता है तथा भूमि ऊंचा खाली हो जाती हैं। नंबर 4 है एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग यानी व्यापक भूमि जोत। वर्षा की अनिश्चितता एवं वितरण होने के कारण फसल आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं एवं मनुष्यों को जीवन यापन के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 4 है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी ड्राई लैंड एरिया में इरिगेशन की कमी, यानी जो जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई की कमी होने के कारण हमेशा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी व्यापक कृषि अर्थात बहुत कम फसलें ही ले पाते हैं कुछ कृषि। नंबर 5 है रिलेटिव लैंड प्लॉट साइज यानी सापेक्ष भूमि भूखंड का आकार। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन की सुविधा ना होने के कारण यानी सिंचाई की सुविधा ना होने के कारण जो किसान होते हैं वो छोटे छोटे प्लॉट ना रखकर बड़े बड़े प्लॉट रखते हैं, जिससे रेनफेड एरिया आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बड़े प्लॉट रखने से यंत्रों का उपयोग करने में असुविधा होती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम हो जाती है, यानी इस क्षेत्रों में जो है वो किसान होते हैं वो बड़े बड़े प्लॉट काटते हैं और उसमें जो है वो और ऐसे क्षेत्रों में यंत्रों के उपयोग की सुविधा भी ऐसे अच्छी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रॉप इंटेंसिटी कम होती है यानी फसल सघनता कम होती है। नेक्स्ट विशेषता है सिमिलर टाइप क्रॉप यानी इसी प्रकार की फसल। ड्राई लैंड एरिया में ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप ही ज़्यादातर लगाते हैं, जैसे अरहर, मिलेट्स यानी बाजरा और सीरियल्स क्रॉप यानी अनाज वाली फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट देखते हैं लोअर क्रॉप यील्ड यानी कम उपज फसलें। गरीब किसान खेती के लिए ना तो सभी इनपुट लगाते और ना ही इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाते। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की कमी होने के कारण लोअर यील्ड प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग। टोटल जियोग्राफिकल एरिया है जो 328 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें केवल 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। शेष भूमि में फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर रहता। भारत में कुल 42 यानी 42 कुल धान्य उत्पादन ड्राईलैंड फार्मिंग प्राप्त होती है। हमारे देश में क्रॉप एरिया 143 मिलियन हेक्टेयर है। लगभग 75% वार्षिक वर्षा आधारित है। करीब 47 मिलियन हेक्टेयर ड्राई लैंड में आता है। नंबर 3 है ऑयल सीड एंड पल्स का 75 प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन सोरगम मिलेट्स का 95% जो प्रोडक्शन है वो ड्राई फार्मिंग से आता है। नंबर 4 है 2/3 राइस रेपेसीड मस्टर्ड और 1/3 व्हीट रेनफेड एरिया में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेनफेड फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग में डिफरेंट। रेनफेड फार्मिंग में नंबर फर्स्ट है ऐसे एरिया में रेनफॉल 750 mm जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी 750 mm से अधिक होती है रेनफेड फार्मिंग। ऐसे एरिया में जो रेनफॉल है वो एनुअल रेनफॉल है वो 70 एरिया में एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होती है। यहाँ नंबर 2 है यहाँ विंड वेलोसिटी यानी हवा का जो प्रभाव है वो कम होता है। यहाँ विंड वेलोसिटी अधिक होता है। वर्षा का पर्याप्त तथा अपेक्षाकृत अच्छा वितरण होता है। नंबर 3 इधर है इन क्षेत्रों में रेनफॉल कम होने के साथ साथ अनियमित एवं कम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट 4th नंबर है सभी रेनफेड फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखना जो सभी रेनफेड फार्मिंग है वो ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं कहे जाते हैं। सभी ड्राई लैंड फार्मिंग रेनफेड फार्मिंग हो सकते हैं। ठीक है। सॉइल प्रायः नंबर 5 है सॉइल प्रायः मीडियम फर्टाइल तथा टेक्सचर में भिन्नता पाया जाता है। कुछ रेनफेड एरिया में सॉइल भी आर्द्र यानी सूखी होती है एरिड। सामान्यतः इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में जो मृदा है वो प्योर फर्टाइल होती है तथा प्योर टेक्सटाइल होती है। मतलब इन क्षेत्रों में जो मृदा है वो उर्वरता एवं खनिज लवणों से युक्त होती है तथा इन क्षेत्रों में जो भूमि है वो अल्काइन यानी अम्लीय होती है। इसी में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम ऑफ रेनफेड फार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम।